नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए संसद भवन को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। नए संसद भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का दौरा किया था, जिसके बाद पहली बार अंदर की तस्वीरें सामने आई थी। नए भव्य संसद भवन में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी दिखाया गया है। संभावना है कि संसद का अगला सत्र नए भवन में ही हो, लेकिन कांग्रेस ने नए संसद भवन को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह पैसों की बर्बादी है और केवल दिखावा है, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नए संसद भवन के भूमि पूजन समारोह का भी बहिष्कार कर चुकी है। और नए संसद भवन में पीएम के दौरे को लेकर जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने लिखा कि निजी दिखावे का यह पहला प्रोजेक्ट है। हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत छोड़कर जाना चाहता है। पैसों की भारी बर्बादी। और इसके बाद बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जुलाई 2012 के एक सरकारी चिट्ठी को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नए पार्लियामेंट का प्रस्ताव 2012 में सोनिया जी के रिमोट कंट्रोल वाली यूपीए सरकार के समय स्वीकार हुआ था। तब चर्चा थी कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर 3000 करोड़ रुपए वारे न्यारे होंगे। दशकों के कांग्रेसी शासन में कमीशन खोरी आम थी, तो क्या पता इसमें भी। आज कांग्रेस की छटपटाहट कहीं यही तो नहीं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार आ गई और नए संसद भवन की अनुमानित लागत घटकर मात्र 971 करोड़ रुपए रह गई। आज देश नई संसद और सेंट्रल विस्टा को जनाकांक्षा का प्रतीक मान रहा है, तो कांग्रेस बौखला गई है और साबित कर रही है कि उसे देशवासियों के हर गौरव, हर खुशी से दर्द होता है। और बीजेपी के महासचिव सीटी रवि, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि फर्जी गांधियों के दासों के मुताबिक दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एक तानाशाह है। ये दास जीवन भर तानाशाहों की पूजा करने के आदी रहे हैं। भारतीय उनसे कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वे कर्मयोगी का सम्मान करेंगे, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपका आज जन्मदिन भी है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपको जी। मीरा जी, ये जो पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है, कल पीएम मोदी नए संसद भवन गए और वहां का उन्होंने दौरा किया, अंदर की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कांग्रेस ने इस पर ऐतराज किया है। इस पूरे विवाद को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, संसद भवन तो बन गया है और संसद भवन नया जो बना है वो बहुत ही हमारे देश के जो वास्तुकार हैं, कलाकार हैं, राजमिस्त्री हैं, इंजीनियर हैं और सबसे बड़ी बात हमारे जो श्रमिक हैं वो इतने उत्कृष्ट कोटि के हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने संसद भवन को देखा नहीं है जी। अंदर से देखा नहीं है। इसलिए इस पर मैं टिप्पणी करूं वो उचित नहीं होगा, क्योंकि बिना देखे हुए मैं क्या टिप्पणी करूं। और इस पर विवाद की बात ये है कि कुछ लोगों के मन में, बल्कि काफ़ी लोगों के मन में ये संशय है कि इतिहास के साथ कुछ बदलाव किया जा रहा है। तो जिनके मन में ये संदेह उठ रहा है, उनको आश्वस्त करना भी एक जिम्मेदारी है, बनती है। आप स्पीकर रही हैं, आपने जो मौजूदा संसद भवन है इसमें 5 साल तक सफलतापूर्वक लोकसभा का संचालन भी किया। आपने देखा होगा कि कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जो जगह है उसको लेकर के भी प्रश्न उठते रहे। ये जो इमारत अभी है, इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1927 में इसको कमीशन किया गया था। तो उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि एक नए संसद भवन की जरूरत थी, या फिर ये एक फिजूल खर्ची है, जैसा कि कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं? देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं 10 वर्ष की उम्र से ही संसद में जाती रही हूँ। उस समय मैं दर्शक दीर्घा में बैठती थी, फिर बाद में
मैंने वहाँ पर बहुत देश के बड़े बड़े नेताओं को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश का निर्माण किया, उनको देखा संसद में। बाद में मैं खुद सांसद बनी और वहाँ लोकसभा में बैठी, फिर मंत्री बनी तो लोकसभा में भी बैठी और राज्यसभा में भी जाने का मौका मिला। फिर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने कहा कि मैंने वहाँ का संचालन भी किया स्पीकर के रूप में लोकसभा का। तो जब मैं स्पीकर बनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये हमारी इमारत है उसमें और बहुत से कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कार्य का विस्तार हो रहा है, इसलिए और स्थान की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहती थी कि हमारी जो ऐतिहासिक इमारत है उसको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे और हम उसको बचाए रखें। अब तो नई इमारत बन गई है, अब जो हमारी मौजूदा जो पुरानी इमारत है जो अब 1927 में कमीशन की गई थी, उसको हम किस तरह से उसके इतिहास को भी बचा के रखें, उसको भी बचा के रखें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इतिहास के साथ हम को किसी प्रकार की कोई बदलाव न होने दें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया, आपने कहा इस बात को कि एक जो स्थान था वो शायद पर्याप्त नहीं था और इसलिए एक नई संसद भवन की आवश्यकता थी। एक पत्र भी जो है आज वो ट्वीट भी किया गया है, एक पुराना पत्र है, आपके स्पीकर रहते वक्त आपके ओएसडी थे, हम दिखाना भी चाहेंगे इस पत्र को, जिसमें ये कहा गया था कि आपका उसमें जिक्र किया गया कि आपने ये अप्रूव किया है कि एक नया संसद भवन बनना चाहिए और ये पत्र जो है शहरी विकास मंत्रालय को लिखा गया था। तो यानी आवश्यकता तो थी और साथ ही ज़रूरत इस बात की भी थी कि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी लोकसभा की 800 से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें आपको लगता था कि जो मौजूदा संख्या है वहाँ पर पर्याप्त स्थान था बैठने के लिए और इसीलिए ये ठीक हुआ कि एक संसद भवन बना है। देखिए, अब तो इस बात में जाना अनावश्यक होगा और अप्रासंगिक भी होगा, क्योंकि भवन तो बन गया है और भवन बन गया है और मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि क्योंकि हमारे जो वास्तुकार हैं, कलाकार हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उन लोगों की मेहनत से बना है। तो हालांकि मैंने इसे देखा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर होगा। तो आपको लगता है कि जब ये बनाया गया या इसका निर्माण करने का निर्णय किया गया तब बेहतर होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी राय ली जाती कि ये भवन किस तरह से बनना चाहिए? और जहां तक पुराने भवन का प्रश्न है जिसको आप चाहती हैं कि वो संरक्षित रहे, उसके बारे में तो शायद सरकार ये कह रही है कि पुराने संसद भवन को संग्रहालय के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। पुराने संसद भवन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे इतिहास में और उस भूमिका को जैसा वो है वैसे ही सुरक्षित रखा जाए, ऐसा हम सब चाहेंगे। और उस समय क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो कोई भी नहीं लिया गया और निर्णय ये बात उठी अवश्य थी, निर्णय तक नहीं पहुंची थी, उठी अवश्य थी कि जो 29 में बनी थी, 29 में जिसे कमीशन किया गया था, वो संसद भवन में कोई क्षति ना पहुंचे और उसको हम ठीक से रखें। और साथ ही कार्य के विस्तार के कारण जो बहुत से अधिकारीगण, बहुत से कर्मचारीगण को रखने की आवश्यकता पड़ गई थी, उनके लिए हम कार्यस्थल का भी प्रावधान करें। तो ये दोनों ही काम हमें करने थे, इसलिए ये विचार उठा था। तो महिला आरक्षण बिल अगर पारित होता और सांसदों की संख्या अगर बढ़ती तो भी एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी। ये बात भी आपके कार्यकाल के दौरान आई थी और जयराम रमेश जो इस बात का आज विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि उन्होंने भी एक बार यूपीए सरकार के वक्त ये मांग की थी कि नया संसद भवन बनना चाहिए क्योंकि जो मौजूदा संसद भवन है इसमें स्थान पर्याप्त नहीं है। देखिए, अब हम इस विवाद में क्यों पड़ रहे हैं कि क्या हुआ? अब तो नया बन गया है और हमें देखना है कि हम जो पुराना है उसको कैसे अच्छे से सहेज कर रखते हैं और जो नया है उसको कितने अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम
उस दौर में पहुंच चुके हैं। दरअसल ये प्रश्न इसलिए बार बार उठ रहा है मीरा जी, क्योंकि आज भी जब ये तस्वीरें आई हैं नए संसद भवन की, तो जयराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया, जो मैंने पढ़ करके सुनाया भी था दर्शकों को, और एक तरह से पूरा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि नया संसद भवन क्यों बनाया गया। और आपको यही बता दें कि जब भूमि पूजन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था कार्यक्रम का, और तब भी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की थी। वो पूरे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उससे भी उनको आपत्ति है। इसलिए प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या वाकई जरूरत थी या नहीं थी। और चूंकि आप स्पीकर रह चुकी हैं, इसलिए मैं आपसे सीधा ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से बनाने का फैसला सही है या गलत है? हाँ, ठीक पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक पूछ रहे हैं आप मुझसे। मगर ये जो आपत्ति दिखाई गई थी उस समय कोरोना काल था और सेंट्रल विस्टा का पुनर्निर्माण हो रहा था और उस पर जो खर्च हो रहा था उसको लेकर के ये आपत्ति थी। और सेंट्रल विस्टा स्पीकर के अंतर्गत नहीं आता है, तो उससे मेरा जो निर्णय था या मेरी जो राय थी, निर्णय नहीं था, वो एक विचार था, तो उससे ये भिन्न है। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उससे भिन्न है। उस पर जो खर्चा किया गया उसके बारे में आपत्ति उठाई गई थी। जी बिल्कुल। और ये जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपके हिसाब से ये फैसला सही है? क्योंकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को जब संख्या बढ़ेगी सांसदों की, जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो उसके लिए जब जरूरी स्थान चाहिए वो चाहिए था इसलिए, या फिर ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया आर्किटेक्चर उसका है, उसको लेकर के भी आपत्ति? क्योंकि जयराम रमेश को उससे भी दिक्कत है। वो ये कहते हैं कि ये जो नया संसद भवन बनाया गया है, इसका जो शेप है, आकार है, वो ठीक नहीं है, और ये जो पेंटागन है अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, उससे इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया है, इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। देखिए, आप बार बार एक कांग्रेस के नेता का नाम ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं उनके वक्तव्य पर टिप्पणी करूं। ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं पूर्व स्पीकर रह चुकी हूँ लोकसभा की, और मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि मैं किसी भी नेता, किसी भी पक्ष के कोई भी नेता के वक्तव्य के ऊपर टिप्पणी करूं। लेकिन मैंने शुरू में ही अपनी राय व्यक्त कर दी। बिल्कुल मीरा जी, लेकिन ये प्रश्न मैं दूसरे तरीके से अगर पूछता हूँ आपसे कि आपने जो तस्वीरें देखी होंगी कल जो आई हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं? आपको लगता है कि ये जो हमारे संसद की मर्यादा है, गरिमा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, स्थापत्य परंपरा है, उसके अनुरूप है ये जो पूरा निर्माण कार्य हुआ है? देखिए, मैंने कुछ चित्र देखे हैं, उन चित्र के ऊपर मैं कोई एक बहुत बड़ी राय बना नहीं सकती हूँ, और जिसको लेकर के मैं आपके इस कार्यक्रम में आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताऊं कि मेरी क्या राय है। मेरी तो एक दो चित्र देखे हैं उसके, मैंने संसद को देखा भी नहीं है, मगर मेरी ये स्पष्ट राय है कि मैं इस समय अपने देश के वास्तुकारों को, अपने देश के कलाकारों को, अपने देश के इंजीनियर को, राजमिस्त्री को, और सबसे बढ़कर अपने देश के श्रमिकों को की तारीफ करती हूँ। और वो जिस उत्कृष्ट कोटि का काम करते हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये संसद भवन अच्छा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीरा जी। तो ये थी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार। वो इस विवाद में नहीं जाना चाहती हैं जो कांग्रेस के जयराम रमेश की टिप्पणियों के बाद उठा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना है कि ये जो भी निर्माण हुआ है निश्चित तौर पर ये अच्छा होगा, क्योंकि देश के वास्तुकार हों या कारीगर हों या फिर श्रमिक हों, सब उत्कृष्ट काम करते आए हैं। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज फिर हिंसा की खबर आ रही है। आज हावड़ा के शिवपुर में पथराव और आगजनी हुई। फिलहाल दंगा रोधक पुलिस बल हालात पर काबू पाने में जुटा है। कल शुरू हुई हिंसा, पथराव और आगजनी में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। इसके बाद हालात शांतिपूर्ण थे, लेकिन आज अचानक शिवपुर में हिंसा की खबर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से फोन पर बात कर वहां के हालात की जानकारी ली है। इस बीच बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है।
और मुंबई के मलाड के मालवणी में कल हुई हिंसा के बाद आज शांति है। कल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था, पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट। रामनवमी के दिन मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। वैसे ही एक शोभा यात्रा मालवणी में भी निकाली गई थी। मैं यहाँ मालवणी में हूँ और जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अंबोजवाड़ी से होते हुए यहाँ पर आई थी। यहाँ उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था इसके आसपास ही, क्योंकि पास में ही बड़ी मस्जिद है जो कि 7 नंबर में आती है और वहाँ पर उस समय अजान और नमाज का समय हो चुका था, लिहाजा कुछ देर के लिए यात्रा यहाँ पर रोक दी गई थी। लेकिन जब इसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी तब 7 नंबर मस्जिद के पास हल्का सा गर्मा गर्मी हुई, लेकिन जब 5 नंबर तक पहुँची तब हंगामा हो गया और एक तरह से चप्पल चले और एक पत्थर भी चला, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहरहाल उस मामले में 21 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आखिर ये पूरा भौगोलिक जो इसका संरचना है वो कैसी है, कि यात्रा का रूट क्या था और कहाँ पर हंगामा हुआ और पुलिस कहाँ पर थी, कौन कम पड़ गया, या फिर कौन है इसके पीछे जो कि मुंबई और महाराष्ट्र के जो सामाजिक सद्भाव है उसमें जहर घोल रहा है। तो आइए चलते हैं और गाड़ी में बैठ कर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा इलाका और शोभा यात्रा का रूट। अंबोजवाड़ी से जो शोभा यात्रा है वो इसी रूट से होते हुए यहाँ 7 नंबर तक पहुँची और 7 नंबर में ये जो है एक बड़ी मस्जिद है जहाँ पर कि उस समय अजान चल रहा था, नमाज चल रहा था, तब आकर की यात्रा रोक दी गई थी। लेकिन जब यात्रा नमाज और अजान खत्म होने के बाद यहाँ पर पहुँची तब यहाँ पर कुछ लोग जमा थे और यात्रा में भी लगभग 8 से 10,000 लोग थे बताया जा रहा है। तो नारेबाजी की गई और नारेबाजी होने की वजह से दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हुई तो थोड़ा सा स्थिति तनाव में आ गई, लेकिन पुलिस चारों तरफ तैनात थी। जब से अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो स्थिति नियंत्रण में हो गई। फिर वो यात्रा धीरे धीरे इसी रूट से आगे बढ़ती रही 5 नंबर की दिशा की तरफ। यहाँ से तो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा आगे निकल गई, लेकिन आगे जो हम देख रहे हैं जो पताका दिखाई पड़ रही है वो है दरअसल 5 नंबर का एक तरह से नाका कह सकते हैं। सवेरा टॉकीज, यानी कि पहले सवेरा टॉकीज एक सिनेमा टॉकीज थी, वो वहाँ थी, उसको सवेरा टॉकीज के स्थान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर फिलहाल एक मस्जिद बनी हुई है जो कि 4-5 साल पहले ही बनी है और आरोप ऐसा है स्थानीय लोगों का कि वो एक अवैध मस्जिद है। अब हम आ गए हैं ये मस्जिद के पास 5 नंबर। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर कि हंगामा हुआ, चप्पल फेंका गया और पत्थर भी फेंका गया और जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। ये वो जगह है, ये नाका। ये जो लेफ्ट में एक मस्जिद है, देखिए यहाँ पर भी पुलिस तैनात है और यहीं पर जो बड़ा हंगामा हुआ जिसने कि पूरे माहौल को ख़राब किया। पुलिस स्थिति को भांपते हुए पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हंगामा हो गया। खुद जॉइंट सीपी एलएनओ सत्यनारायण चौधरी भी यहाँ मौके पर आ चुके थे और जो डीसीपी हैं स्थानीय अजय बंसल वो यहाँ पर थे, एडिशनल हैं राजीव जैन वो यहाँ पे थे। चूँकि बड़े अफसर यहाँ पर थे लिहाजा तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और लाठीचार्ज करके फिर लोगों को वहाँ से तितर बितर करना पड़ा और फिर यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन इस बात को लेकर जो शोभा यात्रा के आयोजक थे विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले बहुत नाराज हुए और नाराजगी के वजह से वो यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन हम आ गए हैं। ये सामने ही देखिए ये 5 नंबर का ये मालवणी पुलिस चौकी है। यहाँ पर जो है कि उन्होंने कुछ देर धरना दिया, अपना रोष प्रकट किया। शोभा यात्रा तो यहाँ से निकल गई, लेकिन उसकी वजह से जो कि हंगामा हुआ था उसकी वजह से क्षेत्र में तनाव बना रहा। पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ पर रात में आए, आला अफसर यहाँ पर मौजूद रहे। फिर रात में एफआईआर दर्ज की गई और चूँकि जो भी हो रहा था उसको खुद पुलिस के अपने जो कैमरे थे उससे वीडियोग्राफी की जा रही थी। पुलिस का ड्रोन कैमरा भी लगा हुआ था
और जितने भी दूसरे लोग मोबाइल वीडियो खींच रहे थे, उन सब के जरिए पुलिस ने फिर रात भर तकरीबन 50 लोगों को यहाँ पर लाया पुलिस थाने में। उनमें से सीनात की गई और जो जो हंगामा करते हुए दिखे उनमें से 21 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में रिमांड के लिए भेजा गया। और आज दिन भर पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है, शांति बनाए रखने की कोशिश की गई है और हम देख रहे हैं कि यहाँ का जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर वो कौन है जो मुंबई और महाराष्ट्र की सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाह रहा है और लोगों में एक तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। बहरहाल पुलिस ने मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि क्या कहीं ये सब कुछ एक साजिश के तहत तो नहीं किया गया। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। रामनवमी के ही मौके पर इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हादसा हुआ। उसमें अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। आज एक और व्यक्ति का शव बावड़ी से निकाला गया। कल मंदिर में बावड़ी की छत धंस गई थी। बड़ी संख्या में लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए थे, जिनमें से 18 लोगों को ही बचाया जा सका। अब इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। धारा 304 के तहत ही मामला दर्ज किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और यह हादसा किस तरह हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बावड़ी थी, इसको ढक दिया गया था, इस पर एक छत बना दी गई थी और कल वहां पर उसी छत पर बैठकर करीब 50 से ज्यादा लोग श्रद्धालु जो थे वो पूजा कर रहे थे और अचानक वो जो बावड़ी की छत है वो वजन नहीं सह पाई और टूट गई। इसके बाद 50 से ज्यादा श्रद्धालु बावड़ी में गिर गए। इसमें 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल हुए हादसे के संबंध में मर्ग जांच के उपरांत समिति के अध्यक्ष और सचिव पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 304 IPC के तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। राउंड अप था कुछ नहीं, अभी चूँकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी इसमें आदेशित हो गई है तो उसकी जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी माना जा रहा है उनको इस तरह से। अभी जो है चूँकि इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आदेशित हो चुकी है तो हम लोग उनकी जो और भी जो तथ्य या और कोई चीज़ सामने निकल करके आती है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। लास्ट में जो आहुति देने के लिए हम खड़े थे, बस आहुति देने के लिए खड़े हुए एक दूसरे का बस ऐसे हाथ टच कर रहे थे और एकदम से वो जमीन धंस के नीचे चले गया। और उसमें कम से कम उसमें 40 से 50 होने चाहिए। महिलाएं ज़्यादा थी, बच्चे भी थे उसमें और बहुत सारे थे। मतलब अंदाज होश में थे जब नीचे? हाँ, मैं बिल्कुल होश में था। क्या मंजर देखा? मंजर था ऐसा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर हाय तौबा मचे, बचाओ, मर भी गए। मैंने खुद ने लेडीज़ को तरते, 2 लेडीज़ को वो मरते हुए देखा मैंने खुद ने वहाँ। 12 में 5 कम पे मैं यहाँ पहुँच चुका था और जिस तरीके से यहाँ देख के लग रहा था, मैंने 12:05 पे मीडिया बाइट में पहले ही कह दिया था कि 50 लोग के आसपास इसमें हताहत हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग, मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे, हम लोगों ने ऊपर चढ़ के और सबसे पहले एक टीन शेड हटाया। बस पहला टीन शेड हम लोगों ने हटाया, उसके बाद टीन शेड भी नहीं हटा। उसके बाद रस्सियों से, घरेलू रस्सियों से सबसे पहले रेस्क्यू किया गया। कई साड़ियों को बांध के रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रबंधक पूरा टोटल मिला के नाकाम रहा है इसमें। राहत और बचाव अभियान में किस तरह की मुश्किलें आई हैं, इसे लेकर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने NDRF के अधिकारी से बात की। सर, आप लोगों ने पूरा रेस्क्यू का काम अब पूरा हो गया यहाँ पर? सर, अभी जो प्रशासन के द्वारा हमें सूचना थी कि एक विक्टिम की डेड बॉडी ट्रैप्ड है, उसको हमारी टीम के द्वारा अभी रिकवर कर लिया गया है। अभी टीम के द्वारा फाइनल सर्च किया जाएगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के आधार के अनुसार आगे कार्रवाई की। जगह जगह पर राहत और रेस्क्यू का काम करते हैं, लेकिन एक 40 फीट गहरी बावड़ी में कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था और कैसे इसको अंजाम पहुंचाया आपने? सर, ये चैलेंजिंग इसलिए था कि पुरानी बावड़ी थी, इसकी दीवारें भी जर्जर थी और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे जिनको हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपने कटिंग इक्विपमेंट और अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रिमूव किया और उसके बाद में लोगों की डेड बॉडी रिकवर। खास तरह के इक्विपमेंट जिनकी आपको जरूरत पड़ी हो यहाँ पर बावड़ी में?
बावड़ी में सर हमारी ट्रेनिंग के अनुसार बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर चिपिंग हैमर के माध्यम से हम सीजिंग करते हैं और जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनके टुकड़े करके जैसे हमने बाहर निकाले। तो सारा पानी और गाद अब निकल गया क्या बावड़ी से? पानी और गाद लगभग हमने निकाल दिया है और जो मलबा था वो भी आधे से ज़्यादा निकल चुका है। उसके बाद में अभी एक्सटेंसिव सर्च किया जाएगा। और उसमें कितनी फीट गहराई तक जाना पड़ा आप लोगों को यहाँ पर? इसकी गहराई लगभग 60 फीट सर। 60 फीट तक। सर आपका शुभ नाम और आपका पोस्ट? इंस्पेक्टर श्रीनिवास मीना, 11वीं वाहिनी, NDRF वाराणसी। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से 1 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.6% से बढ़कर 6.8% कर दी गई है। 2 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.9% हो गई है। 3 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.9% से बढ़कर 7% कर दी गई है। वहीं 5 साल के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.7% कर दी गई है। वहीं बुजुर्गों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि EPFO ने भी अपनी जो ब्याज दर है वो मामूली ही सही लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी और अब छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके राहत देने का प्रयास किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर और विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है उनके सेविंग पर, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए विशेष तौर पर ये बड़ी राहत की खबर है। पर इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। आपको याद होगा अभी पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते जो फाइनेंस बिल पारित किया गया है जिसमें डेथ म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगाया गया है, तो अब ये उम्मीद की जा रही थी उस वक्त भी कि ज्यादातर लोग जो अब तक डेथ म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहे थे वो नए वित्तीय साल में अब जो दूसरे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंकों में उसकी ओर उत्साहित हो सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। और अब ये जो फैसला आया है मुझे लगता है एक विंडो भी है उन लोगों के लिए भी जो अब तक ज्यादा निवेश डेथ म्यूचुअल फंड पर करते थे, जो 1 अप्रैल के बाद उनके ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद डेथ म्यूचुअल फंड में अब निवेश करना एक बेहतर विकल्प नहीं है उनके लिए ये जो रिवीजन किया गया, अपवर्ड रिवीजन जो बढ़ोतरी की गई है ब्याज दर पर स्मॉल सेविंग्स पर, अब मुझे लगता है कि उसमें से एक तबका जरूर होगा जो उत्साहित होगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरफ शायद निवेश करना उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पर जब महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है और एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि बुजुर्गों के ऊपर जिस तरह से डेथ म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगाया गया उससे वो भी प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बीच ये खबर निश्चित तौर पर एक बड़े तबके के लिए देश में जिनके पास पैसा है जो निवेश कर सकते हैं, अब ऐसा लगता है कि जो बैंक्स में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वो निवेश का एक अच्छा विकल्प जो है मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इस नोटिफिकेशन के बाद निश्चित तौर पर वो एक लोग उत्साहित होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में पैसा बचा कर रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की MA की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने पूछा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है ये कहीं ना कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में
आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनको उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास चिकबल्लापुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बारे में दावा है कि यहां एमबीबीएस की मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी। छात्रों का रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं, वहीं इस कॉलेज में आखिर मुफ्त में पढ़ाई कैसे होगी? इसे लेकर हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने बात की इस कॉलेज के संस्थापक सदगुरु श्री मधुसूदन साई से। किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को मेडिकल साइंस यानी एमबीबीएस का कोर्स बिल्कुल मुफ्त में करवाएंगे आप, कैसे? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में मेडिकल एजुकेशन की कितनी आवश्यकता है। आपको पता ही होगा कि नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें करीब 18 लाख से ज़्यादा बच्चे लिखने जाते हैं उस परीक्षा को, और उसमें से आधे लगभग 8 से 9 लाख बच्चे उत्तीर्ण भी होते हैं, यानी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जितनी सीटें पूरे भारत में भी मिलाएं तो 660 मेडिकल कॉलेजेस में 1,10,000 के करीब सीटें होंगी। तो ऐसी एक परिस्थिति में हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएं जहां पर जो भी उत्तीर्ण होता है, जो भी बच्चा सक्षम है, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए और बिना किसी शुल्क के पूरी तरह निःशुल्क इसको चलाया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी छात्र आपके पास आएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, वो NEET के जरिए ही आएंगे? जी बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सभी बच्चों को उसमें पास करके ही आना है। कितने बच्चों को आप लेंगे हर साल? हमें अभी 100 सीट की परमिशन मिली है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 50 सीटें ही मांगी है। 50 सीटों का प्रावधान अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने 50 इसलिए मांगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे पे हम पूरा अटेंशन जो होता है पूरा उनको सही दिशा दे सके, उनके साथ समय बिता सके। तो इसीलिए हम अभी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में उसको 50 कर दे। हालांकि हमारे पास 150 सीटों का को भी रखने का जो है वो प्रावधान है, हमारे पास सारी जो व्यवस्थाएं हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ आएंगे सिर्फ एक जोड़े कपड़े में आए, बाकी सब कुछ आप ध्यान रखें? बिल्कुल, वो मैं बार बार यही कहता हूँ, आप एक जोड़े कपड़े में यहाँ पर आइए और एमबीबीएस डिग्री लेकर जाइए। बस एक ही आपसे अपेक्षा है कि आप में सेवा का भाव होना चाहिए। देखिए, जब पूरा समाज अब जुट गया है आपको एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के लिए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पढ़ाई के बाद आप समाज सेवा में भी अपने जीवन को व्यतीत करें। कुछ साल उनको आपके साथ काम करना पड़ेगा? जी हाँ, तो हमने ये एक कंडीशन रखी है कि आप जितने साल हमारे साथ पढ़ते हैं उतने साल आप सेवा में देंगे। प्रधानमंत्री यहाँ तक कैसे पहुंचे? प्रधानमंत्री जी का बहुत पुराना संबंध है, खासतौर से भगवान बाबा के साथ उनके साथ पुराने संबंध रहे हैं, और हमारे ट्रस्टीज के साथ भी उनके संबंध रहे हैं। तो हमारे एक ट्रस्टी हैं सुनील गावस्कर जी भी, तो प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट भी बहुत पसंद है। तो ये सब उन्होंने उनसे समय की मांग की, और जब बताया कि कारण ये है कि ऐसा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और प्रधानमंत्री जी सबका प्रयास कहते हैं कि सभी को मदद करनी है, यदि विकसित देश बनाना है तो इसमें सबका योगदान होना चाहिए। तो हमने उसको अपना मूलभूत मुद्दा बनाया।